नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कम पड़े वोट किसे लगेगी चोट। जी हां, दतिया में वोट तो कम पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट कम क्यों पड़े हैं। जिस उपचुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया, जहां कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी, जहां मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला, वहां आखिर करीब 9% मतदान क्यों घट गया। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। खैर, बात सिर्फ जीत हार की नहीं, सवाल यह है कि क्या कम वोटिंग किसी खामोश नाराजगी का संकेत है या फिर यह परिणाम का सबसे बड़ा क्लू साबित होगी। आखिर दतिया के मतदाता ने क्या संदेश दिया और इस 9% की कमी का राजनीतिक मतलब क्या है। इस तरह कई और भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया ने वोट तो डाल दिए, लेकिन इस बार वोटों से ज्यादा चर्चा वोटिंग प्रतिशत की हो रही है। जिस दतिया में 2023 के विधानसभा चुनाव में 80% से ज्यादा मतदान हुआ था, उसी दतिया में उपचुनाव के मतदान में सिमटकर 71.44% मतदान प्रतिशत रह गया है, यानी करीब 9% की गिरावट। अब सवाल यही है, आखिर वोटिंग इतनी कम क्यों रह गई। क्या इसकी वजह उपचुनाव था या फिर चुनावी माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसने मतदाताओं का उत्साह कम कर दिया। दरअसल शिकायतों के आधार पर कई जगह बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कुछ को 2 से 3 घंटे तक नजरबंद रखा गया। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके पोलिंग एजेंट को बिना नंबर की गाड़ी में बैठाकर मतदान केंद्र से हटाया गया। लेकिन अब कम मतदान को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। कई कारण है। जिस प्रकार से कल मुझे जो जानकारी आई कि प्रशासन सरकार के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की गई, कई जगह हमारे वहाँ के उम्मीदवार घनश्याम सिंह जी ने भी कहा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इधर बीजेपी समर्थकों का भी दावा है कि उनके प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को मतदान के दौरान रोकने की कोशिश हुई, यानी मतदान के दिन आरोपों का दौर भी चलता रहा। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी है कि कम वोटिंग की एक और बड़ी वजह SIR हो सकती है। तो दूसरी ओर ये भी मान रहे हैं कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार खुद चुनाव मैदान में नहीं थे। उनके चुनाव लड़ने पर जो व्यक्तिगत उत्साह और ध्रुवीकरण दिखाई देता था, लेकिन बीजेपी इसको अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, हर मतदान की परिस्थिति अलग अलग होती है। बस समय के अनुसार किस महीने में हो रहा है, किस समय हो रहा है, इसका भी असर पड़ता है। अभी चूँकि ये चुनाव जुलाई के महीने में हुआ है, अनेक से ऐसे विद्यार्थी जो बाहर पढ़ाई के लिए निकल गए हैं, वो संभवतः इसमें नहीं आ पाए, इसलिए परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। पर 71% मतदान भी संतुष्टिपूर्ण मतदान है और अच्छा मतदान हुआ है, और मुझे लगता है कि निष्पक्ष मतदान हुआ है। पूरा भरोसा है कि दतिया की जनता जनार्दन ने दतिया में फिर से कमल खिलाने का मन बनाया है। अब वोट EVM में कैद हो चुके हैं, लेकिन 9% कम मतदान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कम वोटिंग सत्ता के लिए खतरे की घंटी है या विपक्ष के लिए? क्या SIR का असर मतदान पर पड़ा? क्या पुलिस की सख्ती ने मतदान प्रभावित किया या फिर नरोत्तम मिश्रा की गैर मौजूदगी से चुनाव का रोमांच खत्म हो गया? इन सभी सवालों का जवाब अब 3 अगस्त को मतगणना के साथ सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस के आरोप हकीकत है या सियासत? दूसरा सवाल, कम वोटिंग के पीछे की वजह क्या है? तीसरा सवाल, 9% कम वोटिंग किसके समीकरण पर भारी पड़ेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता सीताराम पवैया और वरिष्ठ पत्रकार आलोक M इंदौरिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत व्यास जी आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने फर्जी मतदान कराया है प्रशासन की, सरकार की मदद से, लेकिन इसके बावजूद भी उनके फेवर में गया होगा। लेकिन 9% कम मतदान हुआ है, वो उत्साह क्यों नजर नहीं आया?
क्या नरोत्तम मिश्रा उसकी वजह है? कार्यकर्ताओं ने उतनी जोश के साथ काम नहीं किया, या कोई और वजह देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का वहां पर प्रदर्शन होना और वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित होना और हर व्यक्ति को अधिकार मिलना कि वे अपने मतपत्र का प्रयोग अपने हिसाब से करें। और इसके लिए लगभग 16 सुरक्षा कंपनियां, 1422 जवान वहां पर, डीआईजी साहब खुद सुनील कुमार साहब वहां पर, चंबल रेंज की जो डीआईजी है, वे सतत वहां पर दौरे कर रहे थे। अगर मुझे लगता है कि जो झूठ प्रदर्शित करते हैं सदन के अंदर बैठ के और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वही सदन के बाहर भी करते हैं। 40 स्टार प्रचारक थे, आपका दायित्व था कि वहां की जनता को आप प्रोत्साहित करें, लेकिन आप हतोत्साहित कर रहे थे। जिगना गांव में लोगों ने आपके खिलाफ जो है, वहां के दलितों ने आपके खिलाफ जब भाषा का उपयोग करा तो आपने जिगना गांव को जो है कह दिया कि वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर अनीति हो रही है। लेकिन उसके पूर्व की रिकॉर्डिंग भी वहां पर जब जीतू पटवारी पहुंचे थे तब गांव के लोगों ने विरोध करा था। तो मुझे लगता है हमने प्रयास करा है कि वहां पर हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मन के अनुसार कर पाए और उसी को लेकर प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ में कार्य करा है। तो मुझे लगता है एक सफलतम चुनाव जब होता है, 71% के आसपास का आंकड़ा पहुंचना, और देश में जब दूसरी जगह पर भी इसी समय पर जब उपचुनाव थे, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो 2 गुने वोट परसेंटेज ला रही थी। और दूसरी बात है कि आप अगर पुराना आंकड़ा निकालेंगे तो एक रामायण जी का दोहा है कि जो ग्रह नगर वार तिथि सब भय अनुकूल। 2008 में ये सब लोग खिलाफ थे, यही लोग थे। राजेंद्र भारती जी अगेंस्ट लड़े थे, घनश्याम सिंह जी अगेंस्ट लड़े थे, अवधेश सिंह जी अगेंस्ट लड़े थे, और उस समय वोटिंग परसेंटेज गिरा था और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुतायत में वोट दिए थे। तो मुझे लगता है कि वो फिर से दौर आया है, जनता में बढ़ चढ़कर भारतीय लेकिन जनता ब्यास जी, पार्टी आपने कहा कि वो हतोत्साहित कर रहे थे, 40 उनके स्टार प्रचारक थे, लेकिन आप तो उत्साह भर रहे थे ना, मुख्यमंत्री से लेके तमाम मंत्री आपके, तो वो उत्साह क्यों फीका पड़ गए? आप ही बढ़ा देते। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा वोटर तो निकला, कांग्रेस का नहीं निकला? प्रदेश जी, निश्चित रूप से लगभग 290 शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया था, 5-5 बूथ पर कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेतागण, और ये घर घर जनसंपर्क कर रहे थे। मुझे बताइए कांग्रेस का ऐसा कोई भी कार्यकर्ता या नेता दिखाओ जो जनसंपर्क कर रहा हो। जीतू पटवारी एकला चलो की नीति में थे, आखिरी दिन जो है शादी ब्याह की तरह मंच में सब आ गए और जो रिसेप्शन के बाद फोटो होता है वो फोटो खिंचवा के चले गए। तो मुझे लगता है एक तरफ हतोत्साहित करना और एक तरफ प्रोत्साहित करना, और इसीलिए मैंने 2008 की बात करी। यही लोग थे, सब खिलाफ थे और उसके बाद भी हारे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय जीते और आज भी वही परिस्थिति निर्मित हुई है। जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी, जो प्रारंभिक हमारा अनुमान है निश्चित रूप से उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है, और जो जनता ने पूर्व में वोट दिया था वो खराब हो गया ना राजेंद्र भारती जी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो मुझे लगता है कि हतोत्साहित का कारण वो भी था। दूसरा, जो उपचुनाव होता है कई बार प्रवासी मतदाता उस समय पर उपस्थित नहीं हो पाता, इस कारण भी मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज में कमी आई है। लेकिन ओवरऑल अगर देश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव व्यवस्थित हुआ है, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़िया हुआ है, और हम आशान्वित है कि जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय की अर्जित करेगी। ठीक है। सीताराम जी, वो कह रहे हैं हमने तो अपना वोटर निकाल लिया, और भी परिस्थितियां कम वोटिंग के पीछे, लेकिन कांग्रेस भी, आप दावा कर रहे थे, आपने दावा किया था कि 250 बूथ पर जीतू पटवारी गए हैं, हमने क्लस्टर बनाया है, हर बूथ पर फोकस किया है, फिर मतदान कम क्यों? मैं आपके चैनल के दर्शकों को, आपको सभी मीडिया पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे मित्र की बात अभी बड़े ध्यान से सुन रहा था, इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कल का वीडियो है मतदान का, ये भारतीय जनता पार्टी के पोलिंगों की ये स्थिति है। ये भाई साहब अभी बता रहे थे, व्यास जी हमारे पंडित जी महाराज, इनको बता रहा हूं ये वीडियो, ये कौवे उड़ रहा है इनके यहाँ। दूसरी चीज, ये प्रश्न ये नहीं है कि मतदान की स्थिति क्या बनी, मेरा प्रश्न इस संविधान के चौथे स्तंभ के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं आपके पूरे टीवी चैनल के दर्शकों के माध्यम से, कि ये चीज 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आप देख लीजिए। हालांकि मध्य प्रदेश में उन 3 राज्यों का प्रतिशत ज्यादा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी गए बार की तुलना से 9% कम वोट गिरा। ये कहीं ना कहीं पूरे देश के, अगर अपन तीनों राज्यों की बात को देखें तो लोकतंत्र के प्रति ये मतदाता का साइलेंट आंदोलन कहूंगा मैं इस चीज को। इस भारतीय जनता पार्टी, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो भावनाएं हैं वो गैर जिम्मेदाराना भारतीय जनता पार्टी का रवैया,
जिम्मेदारी से भागने का भारतीय जनता पार्टी का रवैया, यही सब कारण है कि वोट परसेंटेज गिरा है। जहां तक सवाल मेरे मित्र ने भी बात कही, मेरा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे 291 पोलिंग पर मजबूती के साथ डटा रहा। हालांकि प्रशासन ने छल छिद्र सारे कार्य करने की कोशिश करी, यहां तक कि हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको 2-2, 3-3 घंटे बिठाकर भी रखा गया, बिना नंबरों की गाड़ी में ले जाया गया, लेकिन कांग्रेस का जो वो कार्यकर्ता है वो पोलिंग पर डटा रहा। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ये आपके मंच के माध्यम से खुली चुनौती के रूप में कह रहा हूं कि 2 तारीख के दिन जो मतदान का रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। कांग्रेस 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा कांग्रेस के पक्ष में आएगा। वो कांग्रेस 15,000 प्लस कर रही है वहां, ये बता देता हूं। अच्छा, 15,000 प्लस से आप जीतेंगे सीताराम जी, तो जिस दिन यदि आपके खिलाफ परिणाम आ गया तब भी आप यही कहेंगे या ये कहेंगे कि साहब प्रशासन और ईवीएम को दोष ठहराएंगे? आज ही क्लियर कर दीजिए। साहब एक बात सुन लीजिए, जो वोटिंग हुई है उस पर हमको भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमको भरोसा है, हमको दतिया की माई की जनता के ऊपर भरोसा है और माई के ऊपर भरोसा है कि माई इस अन्याय के खिलाफ निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन आज प्रश्न इस बात का नहीं है, संविधान के चौथे स्तंभ के सामने में जिम्मेदारी के साथ एक बात को रख रहा हूं कि जो मतदान का परसेंटेज घटा है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के ऊपर ये कुठाराघात है, एक साइलेंट आंदोलन है मतदाता का, ये विचारणीय प्रश्न है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। ठीक है, ये मेरा कहना इंदौरिया है। जी, जिम्मेदारी 9% वोटिंग कम हुई है। आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा ब्याज जी। 9% वोटिंग कम होना किसका पलड़ा भारी करता है, किसका कमजोर करता है, किसके समीकरण बिगाड़ने वाला है? देखिए ब्रजेश जी, अभी इस बारे में बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। और अगर अपन आंकड़ों की भाषा में देखें तो 2023 के वोटिंग जो ग्रे हैं उसमें उसके अनुसार अभी जो 26 का वोटिंग हुआ है उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वो लगभग 12.74% कम वोट गिरा है। वहीं पुरुषों का भी 5.19% कम वोट गिरा है। अब कम वोट जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाए या जरूरी नहीं है कि विपक्ष को फायदा पहुंचाए। कम वोट का सीधा गणित यह है कि जिस भी पार्टी का कोर वोट बैंक अधिक अनुशासित है उस पार्टी के साथ है। और सबसे बड़ी चीज, पार्टी के कार्यकर्ता यदि अपने वोट को बूथ तक लाने में सफल हुए तो डेफिनेटली वो वोट में कन्वर्ट होगा, और यदि वो सफल नहीं हुए हैं तो वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये सीधा सा गणित है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी सफल रही है या कांग्रेस कितनी सफल रही है ये तो ये दोनों पार्टी ही जान पाएंगी, लेकिन कम वोट के आधार पर किसी की भी हार या जीत का आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी ब्रजेश जी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि वहां पे माहौल था, राजेंद्र भारती पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं थे, नरोत्तम मिश्रा साथ थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके कार्यकर्ता निराश थे। तो उसका भी कुछ असर दिख रहा है क्या आपको इस पर? देखिए, असर तो सभी प्रकार की चीजों का है। सबसे बड़ा असर तो यह है कि चूंकि उपचुनाव होता है और उपचुनाव में कोई उत्साह आम मतदाता का, आम आदमी का नहीं होता, तो वह आम चुनावों की तरह उपचुनाव में भाग नहीं लेता। दूसरा, एक जो आपने बहुत अच्छी बात कही, राजनीतिक असंतोष, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में कहीं ना कहीं राजनीतिक असंतोष था जो देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिला, जाहिर सी बात है उनके जो समर्थक हैं वो उतने उत्साहित और उतने प्रेममय तो नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति। सेम स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस में टिकट जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, उसके जगह राजा साहब को टिकट दे दिया गया। हालांकि राजा साहब वहां के पुराने बाशिंदे हैं और 2 बार विधायक रह भी चुके हैं, कोई अननोन चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं चीजें क्लैशेस तो करती हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि इन दोनों लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है, इनके समर्थकों की नाराजगी। ब्रजेश जी, ब्याज जी, एक और गंभीर आरोप लग रहा है कि आपने पोलिंग एजेंटों को बिठा के रखा, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया, इसके बावजूद उनके कार्यकर्ता निकले। तो कहीं कोई डर था या ये सिर्फ सियासत है? आरोपों में कितना दम है, क्या कहेंगे आप? तो ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जो कहा गया कौवे उड़ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका जवाब दे दो। रामचरितमानस का दुआ है कि पाल ही वायस अति अनुरागा, कहो निमाशी हो निरामिष होए कि कागा। कितने भी अनुराग से कौवे को पालो वो निरामिष हो ही नहीं सकता है।
इसीलिए जिस तरह के कृत्य वहां पर किए गए, तो मुझे लगता है स्वयं में प्रदर्शित करते भाई 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 2 कांग्रेस के थे, 3 भारतीय जनता पार्टी के भी थे जिनकी शिकायत थी। तो शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग उस समय कार्रवाई करता है, उनसे पूछताछ करी और छोड़ दिया गया। लेकिन जो अलोकतांत्रिक, लेकिन वो तो मान रहे हैं कि जो बीजेपी वाले 3 पकड़े हैं आपने, उन्हीं का नुकसान कर दिया, वो उन्हीं का काम कर रहे हैं। जो 3 बीजेपी वाले आपने पकड़े, हो सकता है वो कांग्रेस का ही काम कर रहे हो। मुझे लगता है इसका प्रश्न का जवाब तो सम्माननीय दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा कार्यकर्ता निष्ठावान है। कहीं कोई प्रश्न सिर्फ किंतु परंतु नहीं है राजेंद्र जी का, कि वे कह रहे हैं कि भैया कैंडिडेट अच्छा नहीं है। उसके बाद अंतिम दिनों में जो अवधेश नायक जी निकले, उसके बाद भी उनकी जीत के नारे लग रहे थे। भाई कैंडिडेट तो थे ही नहीं, अवधेश नायक जिंदाबाद, जीतू पटवारी। अरे भाई, आप तो क्षेत्रीय जो कैंडिडेट दिया घनश्याम सिंह जी, एक नारा तो उस व्यक्ति का लगा देते। आरडीएफ जिस तरह की बात कर रहे हैं कि देश में हर चीजें, अरे बताइए मुझे गुजरात में क्यों हुआ? क्योंकि कैंडिडेट्स की दुखद मृत्यु के कारण। उसके बाद बिहार में क्यों हुआ? क्योंकि नितिन नवीन जी वहां से चले गए। मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार के कारण हुआ भाई। ये तो देश की जनता देख रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वहां का वोटिंग परसेंटेज, अब तो वोटिंग कर दी है जनता ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन सीताराम जी, परिस्थितियां वैसी हैं, जब कांग्रेस का और बीजेपी का आमना सामना होता है तो दोनों के बीच में मुकाबला दिखता है, और जिस तरह से हमने पिछले 2 चुनाव में देखा है। लेकिन जब तीसरा फैक्टर होता है तब बीजेपी बाजी मार ले जाती है। 2008 में देखा है हमने, 2013 में देखा है। 2008 में भारती जी बीएसपी से लड़े थे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। 2013 में भारती जी आपकी तरफ से लगे थे, लेकिन बीएसपी ने खेल बिगाड़ दिया था आप लोगों का। तो इस बार भी दामोदर यादव को आप कम आंक रहे हैं लगता है। देखिए साहब, चुनाव में किसी भी व्यक्ति को कम आंकना, ज्यादा आंकना, ये कोई अर्थ नहीं होता। चुनाव में हर दल अपना पक्ष रखता है और हर दल अपने पक्ष के साथ में जनता के बीच जाता है, अपना पक्ष रखता है। आखिरी वोटिंग का काम है जनता का। जनता ने जिसको वोट दिया वो चुनाव जीतता है। जहां तक सवाल उपचुनाव का और मतदान का परसेंटेज गिरने का है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके इस मंच से कह रहा हूं, ये पहला ऐसा उपचुनाव है ये जिसमें मतदान का प्रतिशत गिरा है। मतलब सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश है, एक चीज। दूसरी चीज, मेरे मित्र के आक्रोश होता तो ज्यादा संख्या में निकलते ना सीताराम जी सरकार के खिलाफ। एक मिनट, नहीं, क्या होता है साहब, मतदान आज लोग वहां दतिया के अंदर एक ये हालत है। मैं खुद होके आया हूँ, दतिया में 4 दिन रहा हूँ, स्वयं मैंने देखा है, आंख से देखी बात कर रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। वहां लोगों में आक्रोश है ना, वहां विकास के नाम पे कोई चीज हुई है। 20 साल इनके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 5 इंजन, 10 इंजन की सरकार थी, उसका आई खत्म हो चुका था। दूसरी चीज, मेरे मित्र ने अभी एक बात कही थी, भैया इतने अच्छे आपके कारनामे और इतने अच्छे आपकी सरकार के अगर काम होते, जनता को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद जनता आके वोट दे जाती। और जहां तक अनुशासन का सवाल है, 15 घंटे का वो तांडव, 15 घंटे का वो तांडव जिसमें 3 स्टेट के लोग प्रभावित हुए, पूरे देश ने देखा है कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी, वो तो पीछे रह गई ना बात सीताराम जी, अब उस बात का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि जनता से नाराज थे, नहीं आपने कहा जनता से नाराज है। आप किसी से नाराज हो गए तो जाके उसका गुस्सा कहाँ उतारोगे? वोट पर वोट दोगे ना सर। देखिए, लेकिन जब नाराज घर बैठ जाएगा तो फिर क्या? आदमी नहीं, आदमी क्या होता है, मैं ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और आज से नहीं हूँ, मैं 78 से कार्यकर्ता हूँ, बहुत सीनियर से मेरे आज इतने बरस हो चुके हैं, मैंने कई चुनाव करा चुका हूँ। एक चीज रहती है, आती है चीज, कि आदमी इतना चिढ़ जाता है कि यार मेरे को वोट डालने जाना ही नहीं। भाई साहब बैठे हैं, मैं भाई साहब की 2 बात से सहमत हुआ हूँ, गुप्ता साहब की, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि आखिर लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी कहां आ रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बॉस, आज की तारीख में ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये भी है ना, यदि मुझे लगेगा कि लोकतंत्र खतरे में है तो मैं सरकार बदलने जाऊंगा ना। यदि आपको लगेगा कि लोकतंत्र खतरे में है, काम नहीं हो रहा है, तो मैं उनको सरकार बदलने जाऊंगा ना, कि घर बैठ जाऊंगा। सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में टोटल पूरे देश में कितना परसेंटेज वोट मिला? 36% में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, बहुमत की सरकार चल रही है। क्या 240 सांसद है ना आपके पास, इसको बहुमत की सरकार कहेंगे आप क्या? लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घमंड और अहंकार है, उसकी परिणति लोकतंत्र के ऊपर जो भारी पड़ रही है, वो एक गांधी के देश में ठीक
संकेत नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा ठीक है हूँ। व्यास जी, आपकी सरकार से नाराज होकर लोग घर बैठ गए हैं और फिर भी वो 15,000 से जीतेंगे क्योंकि उनका ही वोटर निकला है। 100% हमारे तो कार्यकर्ता, देखो साहब, हमारे पास ये क्या, हमारे पास सिवाय सत्य के कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है बांटने को, ना हमारे पास कोई संसाधन है। हमने तो सत्य की आवाज में उस माई की नगरी में माई से आवेदन लगा के चुनाव लड़ा है और माई हमको विजय श्री का वरण कराई। वहां तो बिना माई के कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता, सब माई के यहाँ अर्जी लगा रहे थे। अब ये तो माई जाने कौन माई किसकी अगर अर्जी सुनी है उसने। 2.5 साल में चुनाव आएगा तो थोड़ा होगा। अरे सुनो भाई माई सत्य के खिलाफ साथ थी होती है आपके। माई, पंडित जी किसान बड़ा माई खिलाफ थी आपके, स्वीकार करो उसको। वहां की जनता के सत्य के साथ थी, इसलिए 2.5 साल बाद आपको वहां से जो है चुनाव निरस्त हो गया। एक एक करके सीताराम जी आ जाने दीजिए उनकी बात। ठीक, आपने क्या दिया 20 साल में, देख रखा है माई ने। अच्छा बता दो, चलिए बता दो। मेडिकल कॉलेजेस, वहां पर वेटरनरी कॉलेजेस, वहां पर कोर्ट की व्यवस्था, वहां पे वो 7 जिला मंदिर, वहां पे शिक्षा तालाब, सुन लीजिए, समस्या है कांग्रेस की। कांग्रेस आ देखना जाने और दीजिए सुनना नहीं सीताराम जी, चाहती। आ जाने गांधी दीजिए जी बात। ने जो 3 सांस्कृतिक बंदर बनाए थे ना, वो आज गांधी जी के 3 सांस्कृतिक बंदर कांग्रेस के अनुकरण हो गए। सुनना नहीं है, देखना नहीं है और अच्छा नहीं बोलना है। जहां भी सुनेंगे गलत सुनेंगे, जहां बोलेंगे गलत बोलेंगे, जहां देखेंगे गलत देखेंगे। सीताराम जी। ये समस्या कांग्रेस की है। यार, एक एक करके बोलिए ना। तीसरी बात केंद्र में जनता ने नकार दिया। पवैया जी, पवैया जी आ जाने दीजिए, एक एक करके बोलिए ना, मैं आपके पास आ जाऊंगा भाई। जी जी व्यास जी सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। जी व्यास जी। देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर जो विकास का पर्याय भारतीय जनता पार्टी पड़ी थी, वहाँ सीधा तालाब, सीता सागर, राम सागर पानी सूख गया 2.5 साल में। इसके पूर्व में लगभग 15 लगे। भाई क्या समस्या है? आप हार में सिस्टम में हार गए, चुपचाप बैठ जाइए। मैं सुन रहा था ना 2.5 साल में उसके बाद भी आप चिल्ला, अरे बोलिए साहब, आप पीताम्बर ने इतना नेता जेल चला गया भाई, सुप्रीम कोर्ट जमा नहीं किया भाई। उसके बाद भी आप यहाँ पे जो है अपराध बेलाने का काम कर रहे हो। यहाँ तो सुन लो, जनता का संदेश तो जाए कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी धैर्य से सुन सकता है। आप क्यों जीतू पटवारी जी की तरह करना चाह रहे हैं? सुनिए, दूसरी बात है, मैंने कहा विकास, भरपूर विकास वहां पर हुआ, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि वहां पर अगर कुछ कमियां रही होगी, तब जनता के साथ में हमने पुनः समन्वय स्थापित करा। और पूर्व में आप कोर्ट है वहां पर, इस कांग्रेस के शासन में वहां पर सड़कों में गड्ढे है और आज वहां पर एयर लिफ्टिंग की काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये संदेश जनता का अच्छे से तब दे पाएगी जब वहां पर मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रोड शो हुआ तो हजार। ठीक है इंदौरिया जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। कांग्रेस ने दतिया में एक प्रयोग किया था, क्लस्टर बनाया था, वहां पे बूथ मजबूत करने के लिए तमाम विधायकों को उतारा था, खुद जीतू पटवारी वहां मैदान में उतरे थे। यदि दतिया में परिणाम उनके विपरीत आए उम्मीद के, तो क्या माना जाएगा कि उनका जो प्रयोग था वो सफल नहीं हुआ, नए सिरे से रणनीति बनाना होगी? ब्रजेश जी, इस बात में दो मत नहीं है कि जीतू भाई ने जी तोड़ मेहनत दतिया में की, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो 1 मैन शो था जीतू भाई का। कांग्रेस के संग विडंबना यह है कि इनके जो नेता थे वो फार्म भराकर और औपचारिकता पूरा करने के बाद चले गए। मैं नाम गिना सकता हूं आपको, लेकिन जिस तरीके से एकजुटता के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं को काम करना चाहिए था, वो काम नहीं किया। बनिस्बत इसके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एकजुट रहे, उन्होंने काम किया, लेकिन अकेले जीतू भाई सब जगह घूमते हैं। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई दतिया में, मैंने उनसे बातचीत भी की, इसमें दो मत नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन यदि ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया तो ये प्रयोग की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे को तो अध्यक्ष भी खतरे में दिखती है। क्योंकि बड़ा सवाल है भैया जी, 1 मैन शो थे, बाकी के बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया। यदि परिणाम आपके फेवर में नहीं आया तो अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में। कांग्रेस अब प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस को दमदारी से लड़ना ही पड़ेगा, अड़ना ही पड़ेगा, तब कांग्रेस अपने पुराने सुनहरे दिन वापस ला सकती है। जवाब नहीं आ पाएगा फिर इंदौरिया जी, तो भैया जी छोटा जवाब दीजिए, समय नहीं है प्लीज। मेरा कहने का मतलब, मैं भाई साहब की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, चूंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया जीतू भाई है और उमंग भाई, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक थी। ये हमारी एक पॉलिसी के अंतर्गत कार्य हुआ है कि वहां के कार्यकर्ताओं ने हमसे ये चीज कही थी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से,
के साथ इस चुनाव को हम लड़ेंगे। इसलिए पॉलिसी मैटर के अंतर्गत पूरी टोटल जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की रहेगी या नेता की रहेगी? बिल्कुल नहीं, सबकी रहेगी साहब। आपकी क्यों रहेगी? जब आपने ही कहा अभी वन मैन शो, आप पूरे दिल के साथ लड़ा है। वो एक शेर कहना चाहता हूँ आखिरी में कि जो आज साहिब मकसद है कल नहीं होंगे, किराएदार जाति मकान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया में जनता ने अपने मत को दे दिया है। अब संदेश किसको दिया है? कम वोटिंग से सरकार को दिया है या विपक्ष को दिया है? दोनों के अपने अपने दावे हैं और ये दावे एक तरह से मतपेटी में बंद है। 3 तारीख को पता चलेगा किसके दावों में दम है और जनता ने किसका साथ दिया। तब तक के लिए कीजिए इंतजार और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।